So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be moving forward with our syllabus. I have already covered in my previous video tax invoice, credit and debit notes, and in this video I'll be covering the topic of e-way bill, returns and payment of tax and taxability of e-commerce. There will be a separate video on all of these particular topics. So now today in this video we'll be starting off with e-way bills. So let's get into it. Alright. First you will understand what is the meaning of e-way bill and why is it required. So पहले हम समझेंगे कि e-way bill होता क्यों है और हमें ये चाहिए क्यों. So e-way bill एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो हम GST पोर्टल पर जनरेट करते हैं, ये एविडेंस करते हुए दैट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स हैव टेकन प्लेस. ठीक है, तो ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो जीएसटी पोर्टल पे जनरेट होता है, एविडेंसिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स की गुड्स का मूवमेंट किया गया है. Now section 68 of GST mandates that the government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. तो अंडर सेक्शन 8 जो गवर्नमेंट है वो मैंडेट कर सकती है किसी भी पर्सन इन चार्ज को जो कन्वेंस को चला रहा है, उस कन्वेंस के पर्सन इन चार्ज को वो मैंडेट कर सकती है कितनी भी वैल्यू का कंसाइनमेंट वो लेके जा रहा हो. वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. अभी जो डिसाइडेड है दैट इज 50,000, लेकिन वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इतनी कंसाइनमेंट की गुड्स की वैल्यू एक्सीड अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स या ये डिवाइसेस कैरी करने हैं. तो गवर्नमेंट ने मैंडेट कर रखा है देन व्हेनेवर यू आर कॉजिंग अ मूवमेंट ऑफ गुड्स जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है, आपको ई-वे बिल कैरी करना है. सो दिस इज समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 68. दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी द ई-वे बिल अंडर जीएसटी. ऑलराइट, नाउ मूवमेंट सप्लाई के रिलेशन में होना चाहिए, फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई होना चाहिए, एंड इट शुड बी ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई. जो आप रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उसमें अगर मूवमेंट हो रहा है तो आप करेंगे. जनरली द ई-वे बिल इज जनरेटेड बाय सप्लायर, बट इफ द सप्लायर इज रिसिपिएंट अगर आपका अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में सप्लायर को तो करना ही है, नो डाउट. बट अगर आपका सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो आपका जो रिसिपिएंट है दैट पर्सन कैन ऑल्सो जनरेट द ई-वे बिल बिकॉज इट कैन बी जनरेटेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली. तो कोई भी जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स का जिसमें कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, आपको ई-वे बिल जनरेट करना है. मूवमेंट सप्लाई के रिलेशन में होना चाहिए या फिर सप्लाई के रीजन से ही होना चाहिए. इट मींस इट शुड बी रिलेटेड टू द सप्लाई, और या तो इनवर्ट सप्लाई से होना चाहिए फ्रॉम अ अनरजिस्टर्ड पर्सन. ओके, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो मूवमेंट कॉज कर रहे हैं गुड का, उसे इंफॉर्मेशन देना है अंडर ई-वे बिल का पार्ट 1. ठीक है, सो हमारा ई-वे बिल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, विच वी विल रीडिंग फर्दर. ठीक है, तो पार्ट ए में जो रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कर रहा है उसको पार्ट ए में डिटेल सारी भरनी है इस मूवमेंट के कमेंट्स होने से पहले. नाउ एक्सेप्शंस क्या है 50,000 के अमाउंट की. द एक्सेप्शन इज अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स लेके जा रहे हैं और वो गुड्स आपके हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, ऑलराइट, तो आपको अगर उनकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा भी है तो आपको ई-वे बिल कैरी नहीं करना है. सो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में इसमें जो है एग्जेम्पशन है दैट यू हैव टू अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, और जिसकी जो टर्नओवर लिमिट है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि एक ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है. क्यों रजिस्टर्ड नहीं है? क्योंकि उसका टर्नओवर एक सब्सटैंशियल लिमिट से कम है, ऑलराइट, और जो वो इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड का, तो उसको ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है. बट यू हैव टू रिमेंबर कि एक पर्सन रजिस्टर्ड जो है जीएसटी में, अगर दैट पर्सन इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स as that is also interstate of handicraft goods particularly, then that person has to generate the e-way bill because वो exempt नहीं है registration obtain करने से, he is already registered. तो registered person को हर एक केस में ई-वे बिल जनरेट करना है एविडेंसिंग द मूवमेंट. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो हैंडीक्राफ्ट गुड में आपका ये एक्सेप्शन है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कौन मूवमेंट क्रिएट करता है. नाउ अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा गुड्स का, और जो मूवमेंट है इट इज कॉज्ड बाय द सप्लायर. लेकिन अगर रिसिपिएंट ट्रांसपोर्ट को अरेंज कर रहा है तो रिसिपिएंट उसको मूवमेंट को जनरेट करेगा. सो इट टोटली डिपेंड्स कि कौन रजिस्टर्ड है. अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो सप्लायर रिसिपिएंट दोनों कर सकते हैं. इफ वन इज अनरजिस्टर्ड, अदर पार्टी इज रजिस्टर्ड, then the registered person has to cause the movement.
नाउ अगर गुड्स आपको सप्लाई किए हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को, तो मूवमेंट रिसिपिएंट करेगा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फर्निश करनी होती है ई वे बिल में। एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टू पार्ट्स इन विच ई वे बिल इज डिवाइडेड, वन इज पार्ट ए एंड अनदर वन इज पार्ट बी। सो पार्ट ए एक रजिस्टर्ड पर्सन को फिल करना है जो उस मूवमेंट को क्रिएट कर रहा है। पार्ट बी हैज टू फर्निश बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड। इट मीन्स द पार्ट बी हैज टू बी filled by the transporter. Okay, it has to be filled by the transporter. जो भी ट्रांसपोर्टर है गुड्स का उसको वो फिल करना है। ऑलराइट, सो जो पार्ट बी है उसमें ट्रांसपोर्टर अपना क्या देगा, अपना व्हीकल नंबर देगा, उसका रजिस्ट्रेशन आईडी देगा, उसका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स होगा वो पार्ट बी में उसको देना है। और पार्ट ए में गुड्स का कितना वैल्यू है, क्या गुड्स हैं, उन पे क्या इनवॉइस लगना है, सब कुछ वो पार्ट ए में रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है वो करके देगा। हाउएवर इन्फॉर्मेशन जो है पार्ट ए में वो ट्रांसपोर्टर भी दे सकता है, अगर उसको अथॉरिटी दी गई है तो ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए भर सकता है। और अगर वो मूवमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी कर रही है तो वो भी भर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे ई कॉमर्स, एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल पोर्टर हो गया या फिर ब्लिंकिट हो गया, ठीक है, जो हमारे कुछ सामान की सर्विसेज देते हैं। दैट इफ यू हैव फॉरगेट समथिंग, तो मतलब लाइक दे mediates between the passengers, two passengers or like two person, ठीक है। तो उसमें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो जो आपकी मूवमेंट क्रिएट करते हैं तो वो ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं अगर उनको ऑथराइजेशन है। ऑल्दो एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट से अगर आपका 50,000 से नीचे है तो आपका ऑलरेडी ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। लेकिन इफ द ट्रांसपोर्टर और द ई कॉमर्स ऑपरेटर और द कुरियर एजेंसी इज ऑथराइज्ड एंड दे मे ऑल्सो फिल द पार्ट ए, बट solely depends on the authority whether they have it or not. Now who can generate the e-way bill? E-way bill कौन generate कर सकता है? E-way bill is to be generated by the registered consignor और consignee. तो consignor जो सामान भेज रहा है, consignee जो receive कर रहा है, उसमें से जो भी registered person है, that person is viable or liable to generate e-way bill. ठीक है, the transporter is being done in own hired conveyance or by railways, by air, by vessel. Transportation आप कैसे भी कर सकते हैं, अपना conveyance arrange करके करिए, अपना खुद का ओन या हायर्ड कन्वेंस, रेलवेज के थ्रू, एयर के थ्रू, वेसल के थ्रू, ठीक है। या तो ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है ई वे बिल जनरेट अगर गुड्स आपने ट्रांसपोर्टर को हैंडेड करे हैं, जहां पर ना ही कंसाइनर और ना ही कंसाइनी जनरेट कर रहा है ई वे बिल का, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर टू जनरेट इट अगर गुड्स का अमाउंट मोर देन 50,000 है। अगर आपकी सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही आपके अनरजिस्टर्ड है एंड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इज एक्सीडिंग ₹50,000, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर टू जनरेट द ई वे बिल, बिकॉज जो आपके चेकिंग होती है बीच में, सो उसमें ट्रांसपोर्टर ही पकड़ा जाता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर और कुरियर एजेंसी ऑल्सो। अदर पॉइंट्स, जो गुड ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं रेलवेज में, दैट हैज टू बी डिलीवर्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल। जब तक आप ई वे बिल दिखाएंगे तभी आपको गुड्स डिलीवर करने को मिलेगा रेलवेज के थ्रू। ई वे बिल आप ऑप्शनली भी जनरेट कर सकते हैं अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है। सो जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज और एविडेंसिंग द मूवमेंट कि आपने मूवमेंट क्रिएट करा है, ताकि आगे जाके अगर आपका कोई किसी रिसिपिएंट के साथ, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ अगर आपका कुछ झगड़ा वगैरह चल रहा है एंड यू हैव टू कीप द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है तो भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, देन व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी। अब जो हमने पढ़ा है कि पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए हैज टू बी फिल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, पार्ट बी हैज टू बी फिल्ड बाय द ट्रांसपोर्टर। तो पार्ट बी में क्या है कि डिटेल्स होती हैं कन्वेंस की। तो वो पार्ट बी की जो डिटेल्स है कन्वेंस की डिटेल्स की, जो आपका व्हीकल है उसका नंबर और ट्रांसपोर्टर का ड्राइविंग लाइसेंस आईडी, एवरीथिंग कुछ आपको भरना पड़ता है पार्ट बी में। वो डिटेल्स आपको फर्निश नहीं करनी है इन दो सिनेरियो में। कौन से सिनेरियो में? अगर आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस जो है वो अप टू 50 किलोमीटर तक का है, ठीक है, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है। तो जो कंसाइनर का प्लेस ऑफ बिजनेस है और जो कंसाइनी का प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर वो एक ही स्टेट में है और जो डिस्टेंस है वो लेस देन 50 किलोमीटर है बट द कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, तो आपको ई वे बिल तो जनरेट करना है, लेकिन आप पार्ट बी की डिटेल्स ऐसी खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि यू विल फॉल इन दिस एक्सेप्शन, ठीक है। सो पार्ट बी की डिटेल्स आप रेमिट कर सकते हैं इन दिस सिनेरियो। देन वी हैव ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस। जब आप अपने गुड्स किसी दूसरे व्हीकल को ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे कन्वेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो भी ट्रांसपोर्टर है या जनरेटर है उस ई वे बिल का, उसको अपडेट करना है नया व्हीकल नंबर पार्ट बी में।
ई वे बिल में। तो जैसे भी अगर आपका व्हीकल अगर चेंज हो रहा है इन मिड वे, अगर आपके व्हीकल में कन्वेंस में कोई दिक्कत आ गया एंड यू हैव अरेंज्ड अ न्यू व्हीकल, सो आपको एट द सेम टाइम यू हैव टू अपडेट द पार्ट बी ऑफ ई वे बिल कि दिस इज द व्हीकल विच वी हैव चेंज ड्यू टू सच एंड सच रीजंस। ओके, देन कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी आप जनरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट आर द सिनेरियोज इन विच यू कैन जनरेट अ कंसोलिडेटेड ई वे बिल? लेट्स गेट इनटू इट। After e-way bill has been generated where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, जब आप एक कन्वेंस में बहुत सारे कंसाइनमेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके कंसाइनी बहुत सारे हैं, ठीक है, और कंसाइनर एक ही है, इट मीन्स दैट मिस्टर ए है, ठीक है, उनको डिफरेंट कस्टमर्स के पास गुड्स भिजवाने हैं, ठीक है, और जैसे हो गया आपको मिस्टर बी को सी डी ई, सो मिस्टर ए इज अ सप्लायर, बी सी डी इज द रिसिपिएंट्स, ठीक है। सो उन सब की वैल्यू मिला के, यानी कि आपकी जो कंसाइनी है वो बहुत सारे हैं लेकिन कंसाइनर एक है, तो आप उनके लिए भी एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल कर सकते हैं। क्योंकि सी जो आपका व्हीकल होता है, जो कन्वेंस होता है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है दैट इट कैन टेक मल्टीपल लॉट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टर इंडिकेट कर सकता है सीरियल नंबर ऑफ ई वे बिल जो भी जनरेट किए गए हैं फॉर सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे। आप हर एक कंसाइनी के लिए अलग अलग ई वे बिल पहले जनरेट करिए और फिर उसका एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल निकाल लीजिए फॉर्म भर के, ठीक है। यू हैव टू फिल अ फॉर्म GST EWB 02 विच रिप्रेजेंट्स ई वे बिल, ठीक है, और आप सेड कॉमन पोर्टल पे, GST पोर्टल पे ही उन सारे बिल्स का एक कंसोलिडेटेड बिल निकाल सकते हैं। सो अज्यूम कि एक ट्रक जा रहा है, उस ट्रक में जो भी आपका गुड्स है वो डिफरेंट कंसाइनी के पास जाने हैं और उनकी वैल्यू 50,000 से अबव है। So in this scenario what is happening कि आपका कंसाइनर एक है and you have multiple consignees, alright, but जो वैल्यू है गुड्स की that is exceeding ₹50,000। सो आपने सबसे पहले कंसाइनर ने मल्टीपल ई वे बिल जनरेट करे जिनका भी उसमें सबका सामान है ट्रक में, ठीक है, और फिर उनका एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल फॉर्म करके जनरेट कर दिया। सो नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, दैट द ट्रांसपोर्टर को जो है, अब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उन गुड्स को, उसको उन कंसाइनी के सबके अलग अलग ई वे बिल नहीं लेके जाना है, उसको सिर्फ एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल लेके जाना है जिसमें सबकी डिटेल्स आ जाएंगी, ऑलराइट। जहां पर कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ने ही जनरेट नहीं करा है ई वे बिल वन में, तो और जो कंसाइनमेंट वैल्यू है दैट इज मोर देन 50,000 हमने पढ़ रखा है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर कि वो ई वे बिल जनरेट करे, और अगर उसको लग रहा है कि बहुत सारे कंसाइनी है तो वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी जनरेट कर सकता है, ऑलराइट। कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, क्या ई वे बिल कैंसिल हो सकता है? यस, इट कैन बी कैंसल्ड। ई वे बिल को आप कैंसिल कर सकते हैं अगर आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुए हैं या फिर जिस तरीके से आपने ई वे बिल में बोला था उस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हुए हैं। सो विद इन 24 आवर्स, जब भी आपने ई वे बिल को जनरेट करा है, विद इन 24 आवर्स यानी कि एक दिन के अंदर अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। Now, what is the validity period of e-way bill और consolidated e-way bill? So e-way bill या consolidated e-way bill की क्या validity है? Okay, so अगर आप distance is given within the country, अगर आप within country movement कर रहे हैं और आपको जो distance है that is up to 200 किलोमीटर, तो आपको जो validity period है 1 day है, ठीक है, ओवर डायमेंशनल कार्गो में और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 leg involves transport by ship। सो आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द डिस्टेंस। अगर आपका डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर है विद इन कंट्री, देन एक दिन के लिए आपका ई वे बिल जो है वो वैलिड रहेगा। अब 200 किलोमीटर से ज्यादा है, से फॉर एग्जांपल आपको 500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है विद इन कंट्री, सो पहले 200 किलोमीटर के लिए 1 डे, देन फॉर एवरी 200 किलोमीटर के लिए आपका एक एडिशनल डे हो जाएगा। तो 200 तो 2 बार 200 हो गया, देन इट इज 2 days एंड 100 किलोमीटर इज ऑल्सो पेंडिंग, तो हर एक एडिशनल पार्ट के लिए एक एक्सेस डे लग जाएगा। सो 3 दिन का उसमें आपका ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस इज अप टू 20 किलोमीटर्स विद इन द कंट्री, सो इट इज 1 day इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। और जो भी आपका इसमें सब में एक ही चीज है कि अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है, वो देखेंगे आपने जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं उसको हम बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो, क्योंकि उनका जो स्पीड होता है दैट इज कंपैरेटिवली लेस देन जो हमारे छोटे वाले व्हीकल्स होते हैं, बिकॉज दे कैरी अ लॉट ऑफ गुड्स, ठीक है, तो इसलिए इसमें डिस्टेंस का इम्पोर्टेंस है। देन फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ आपका एडिशनल लगेगा अगर आपका मल्टी मॉडल शिपमेंट है या डायमेंशनल ओवर डायमेंशनल कार्गो है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि जो आपका सिंपल शिपमेंट है उसमें 200 किलोमीटर के लिए 1 day है और अगले 200 किलोमीटर के लिए एक एडिशनल डे लगता रहेगा। सिमिलरली अगर आपका मल्टी मॉडल शिपमेंट है तो 20 किलोमीटर के लिए 1 day, यानी कि जो आपके बड़े वाले व्हीकल्स वगैरह होते हैं, और एडिशनल 20 किलोमीटर के लिए आपके एक एडिशनल डे को हम ऐड कंसीडर कर देंगे।
So इसका example if I am talking about, okay, wait, I'll give you an example for this. Wait, a cargo has to travel a distance of 500 kilometer. Validity of e-way bill will be, okay, so a cargo has to travel a distance of 500 kilometer and validity of e-way bill will be as follows. So पहले 200 किलोमीटर के लिए you will have 1 day, another 200 kilometer you will have 1 day, and there is 100 kilometer, उसके लिए भी आपका एक एडिशनल डे लग जाएगा. So total validity period is 3 days. Alright. Similarly, आप ऐसे अगर आपका डायमेंशनल कार्गो है तो उसमें भी अगर जितना भी डिस्टेंस है उसे आप 20-20 के ब्रेकअप में डिवाइड करके एक एक दिन के पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं. Alright. So let me see what is happening here. Just give me a second. Oops. Yeah. So total validity period is 3 days in this particular case. This is 3 days. Alright, now moving on, we have acceptance और rejection of e-way bill. जो भी डिटेल्स है e-way bill की जो आपने जनरेट करी हैं वो सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों के पास अवेलेबल होनी चाहिए. पार्ट ए और पार्ट बी की दोनों डिटेल्स होनी चाहिए. पार्ट बी तो आपका व्हीकल और कन्वेंस का है, सो दैट इज नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस. लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन पार्ट ए की है वो पार्ट ए वाली इन्फॉर्मेशन दोनों पार्टी के पास होनी चाहिए, सप्लायर के पास भी, रिसिपिएंट के पास भी और ट्रांसपोर्टर के पास भी. ठीक है. सो देयर आर ट्रिप्लिकेट पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. ठीक है. कॉमन पोर्टल पे जो अवेलेबल होगा एंड इट हैज टू बी, जो भी रिसिपिएंट है या जो अदर पार्टी है उसे अपना एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देना है कि दैट वेदर दिस पार्टी इज एक्सेप्टिंग द ई-वे बिल और नॉट. अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो उस मूवमेंट को एविडेंस कर देते हैं. अगर वो रिजेक्ट करते हैं देन दे से दैट द मूवमेंट इज नॉट कॉज्ड एज पर माय डायरेक्शन, या फिर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं इन द सेंस दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट द पर्टिकुलर डिलीवरी और दिस इज नॉट विद इन माई पर्टिकुलर स्कोप. तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो आपको देनी है दैट हैज टू बी गिवन विद इन 72 आवर्स. अगर वो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करता है तो हम मान लेते हैं दैट इट इज एक्सेप्टेड. सो इन केस सप्लायर और रिसिपिएंट अगर कम्युनिकेट नहीं करता है अपनी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन विद इन 72 आवर्स, जब उसको डिटेल्स दी गई हैं, सो हम ये मान लेंगे इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द सेड डिटेल्स. ठीक है. सो दिस इज विच यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो अदर पार्टी है, if supplier is causing the movement, the recipient has to accept or reject the e-way bill which the supplier has generated. ठीक है. So अगर वो अपनी acceptance या rejection within 72 hours नहीं देता है then it will be deemed कि उसने वो details accept कर ली है. अगर उसको reject करना है then that person has to particularly go on the portal and then that said person has to reject the e-way bill. Then is e-way bill required in all cases? e-way bill is not required to be generated in certain specified cases. ठीक है. जब आपका वैल्यू लेस देन 50,000 है, जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जब आप नोटिफाइड गुड्स को लेके जा रहे हैं और कुछ स्पेसिफाइड केसेस में आपको जनरेट नहीं करना है, विच इज नॉट गिवन टू अस, बट यू कैन मेंशन अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट इज e-way bill is required in all cases. Then what are the documents and devices to be carried by person in charge of conveyance? जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, या जो कन्वेंस का पर्सन इन चार्ज है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं? सबसे पहले तो उसको इनवॉइस रखना है, उसको बिल ऑफ सप्लाई रखना है. अगर देखिए अगर आपका टैक्स एप्लीकेबल है, वो आपका टैक्सेबल सप्लाई है तो उसे टैक्स इनवॉइस रखना है. बट इफ इट इज एन एग्जेम्प्टेड सप्लाई तो उसको बिल ऑफ सप्लाई रखना है और उसका डिलीवरी चालान रखना है. ठीक है. हर एक ई-वे बिल का कॉपी रखना है फिजिकल फॉर्म में और ई-वे बिल का नंबर रखना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और उसका रेफरेंस आईडी होता है एक कन्वेंस का, वो भी उसको अपने पास मेंटेन करना है. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू केप्ट, व्हिच द ट्रांसपोर्टर हैज टू केप्ट विद हिम और हिमसेल्फ. Then we have verification of documents and conveyance. जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपका व्हीकल कन्वेंस है जिसमें गुड्स जा रहे हैं उनका वेरिफिकेशन हो सकता है. कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जिसके पास एम्पावरमेंट है, ठीक है, जिसके पास राइट है और जिसके पास ऑथराइजेशन है, वो वेरीफाई कर सकता है ई-वे बिल को और ई-वे बिल नंबर को जो फिजिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट किया जा रहा है फॉर ऑल द इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है. तो कभी भी आपकी वेरिफिकेशन हो सकता है. फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है स्पेसिफिक कन्वेंस का ऑफिस में,
ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली है कि दैट पर्सन जो ये मूवमेंट क्रिएट कर रहा है ये टैक्स इवेजन कर रहा है, या फिर ये ऑथराइज गुड्स को नहीं लेके जा रहा है, या फिर ऐसे लीगल गुड्स को वो कैरी ऑन नहीं कर रहा है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपकी हो सकती है गुड्स वगैरह की। देन इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन से पॉइंट यहाँ पे दी गए हैं। जब भी इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन होगा तो एक समरी रिपोर्ट बनता है हर एक इंस्पेक्शन का, और विद इन 24 आवर्स वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है आपको जीएसटी के पोर्टल पे डाल देनी है ऑफिसर को 24 आवर्स में, और एक फाइनल रिपोर्ट भी बनेगी विद इन 3 डेज जो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है हर एक इंस्पेक्शन की ऑफिसर को। सो अगर किसी भी कमिश्नर ने या जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसने किसी का भी फिजिकल वेरिफिकेशन करा है, सो विद इन 24 आवर्स उसे वो डिटेल्स कॉमन पोर्टल पे डालनी है, और 3 दिन के अंदर अंदर उसको फाइनल रिपोर्ट डालनी है कॉमन पोर्टल पे। एक बार अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है तो जो कन्वेंस है, यानी कि अगर एक स्टेट में एक जगह पे उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, देन उसी सेम स्टेट में उसका दोबारा वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर नॉट रेलेवेंट फॉर यू, बट लाइक दीज आर दैट कि अपना थोड़ा नॉलेज एनहांस कर सकें, बिकॉज दीज आर रियली वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, सो अगर एक स्टेट में आपकी एक बार चेकिंग हो गई है, देन आप अगर आपकी दूसरी बार चेकिंग हो रही है, देन यू कैन रिफ्यूज, क्योंकि लॉ बोलता है कि अगर एक बार आपका फिजिकल वेरिफिकेशन एक स्टेट में हो गया है तो दोबारा नहीं हो सकता, अनलेस आपके ऊपर आरोप ना लगा हो कि दैट यू आर इवेडिंग टैक्स और यू आर कैरिंग सम इलीगल गुड्स। ओके, जहाँ पे व्हीकल को रोका गया है, इंटरसेप्ट किया गया है और डिटेन किया गया है मोर देन 30 मिनट्स, तो जो ट्रांसपोर्टर है वो खुद पोर्टल पे जाके ये इन्फॉर्मेशन डाल सकता है अगर उसका डिले किया गया है मोर देन 30 मिनट्स। ठीक है, बिकॉज यू नो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी सर्विस है जो अगर टाइमली नहीं होती है सो उसमें बिजनेस का भी लॉस होता है। सो विद इन 30 मिनट्स का अगर जो डिले होता है तो ट्रांसपोर्टर खुद वो डिटेल्स कॉमन पोर्टल पे जाके बता सकता है। Then, what is the restriction on furnishing of information in Part A of Form GST E-Bill 1? तो कौन Part A नहीं भर सकता है? So, no person, including a consignor, consignee, transporter, or an e-commerce operator or a courier agency, shall be allowed to furnish the information in Part A. इन सारे persons को Part A में details भरना allowed नहीं है। Respect of outward movement of goods registered person, अगर वो composition supplier है और उसने अपना टैक्स 2 consecutive क्वार्टर से नहीं भरा है तो ई-वे बिल का पार्ट ए नहीं भर सकता है। अगर किसी पर्सन ने टैक्स रेगुलर स्कीम में भरा है और उसने अपने रिटर्न्स फर्निश नहीं करे हैं पिछले 2 टैक्स पीरियड के, तो वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता है। सिमिलरली जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है अंडर रेगुलर स्कीम और उसने अपना GSTR 1, ठीक है, जो आपके आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स बताता है कि आपने कितनी सप्लाई करी है, GSTR 1, विच वी विल बी स्टडिंग इन रिटर्न्स चैप्टर, सो वरी नॉट अबाउट दैट। सो ऐसा पर्सन जो रेगुलर स्कीम में है जिसने अपना GSTR 1 2 महीनों के लिए नहीं भरा है तो वो नहीं भर सकता है, एंड जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया है वो नहीं भर सकता है। हाउएवर अगर उसको अथॉरिटी दी गई है बाय कमिश्नर और उसको राइटिंग में उसने अलाउ कर रखा है कि वो पार्ट ए भर सकता है, ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, सो इफ दैट पर्सन हैज द अथॉरिटी फ्रॉम द कमिश्नर और जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर तो भर सकता है, दिस इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, सो कौन नहीं भर सकता है ई-वे बिल को या फिर जनरेट नहीं कर सकता है, वी कैन से कॉम्पोजिशन सप्लायर जिसने 2 consecutive क्वार्टर्स तक अपना टैक्स नहीं दिया है। अगर किसी ने पिछले 2 टैक्स पीरियड में अपने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, जिसने GSTR 1 नहीं भरा है या जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। Okay, so this is it for this video. I hope you are able to get the whole concept of e-वे bill, which is like really very easy to understand. Okay, so we are done with e-वे bills, and in our upcoming video we'll be discussing these remaining topics, and then we'll be done with our whole GST syllabus. Okay, so do let me know in the comment section. It really acts as a very big motivation for me to make such videos, so do let me know whether these videos are helpful to you or not. And this is it for this video. Thank you so much for watching this, and see you in the next one.